हेलो एवरीवन, अंकुर थे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज हम लोग किस लिए मिले हैं भैया? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिट होता क्या है, या डिपॉजिट होता क्या है। ठीक है। ओके। तो मैं आपको बता दूं, देखो, डिपॉजिट का मतलब क्या? ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस के थ्रू जो फंड रेज होता है उसको डिपॉजिट नहीं बोलते। इक्विटी एंड प्रेफरेंस के थ्रू जो फंड रेज होता है उसको डिपॉजिट नहीं बोलते। तो डिपॉजिट क्या होता है? लोन रिसीव्ड और बोरोइंग रिसीव्ड। लोन और बोरोइंग रिसीव्ड, इसको बोलते हैं डिपॉजिट। बट एक्चुअल में डिपॉजिट क्या है, वो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है। ओके। सो डिपॉजिट मीन्स, the term deposit includes any receipt of money by way of deposit, or loan or any other form, मतलब by a company, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with RBI। मतलब कि डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो डिपॉजिट में इंक्लूड होगा, सबसे पहला, कोई भी मनी जो रिसीव हुआ हो डिपॉजिट बोल के, या फिर एज अ लोन या बोरोइंग, ठीक है, उसको बोलेंगे डिपॉजिट। लेकिन डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डिपॉजिट में कुछ कैटेगरीज इंक्लूड नहीं होगी, जो कि डील किसके साथ बैठ के डील करना है। जो डील कौन कर रहा है? सीजी करता है इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, बातचीत करके, कुछ टर्म को डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया है, कुछ टर्म को डिपॉजिट के बाहर रखा है, कुछ टर्म को डिपॉजिट माना ही नहीं है। तो वो क्या क्या हो सकता है, एक एक करके जानते हैं। राइट। हाँ जी भैया। ओके। अब देखो, तो क्या बोलता है डिपॉजिट इंक्लूड, मतलब डिपॉजिट इंक्लूड्स क्या हो गया? डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, ये डिपॉजिट माना जाता है। ठीक है। ये डिपॉजिट जो होगा, ये सिक्योर डिपॉजिट भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट भी हो सकता है। यानी डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड और मे बी अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड। ठीक है। ओके। तो एक एक करके जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको डिपॉजिट कंसीडर नहीं करते, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले याद रखो कितनी चीजें हैं जिसको डिपॉजिट कंसीडर नहीं करते। तो सबसे पहले याद रखो कि टोटल पॉइंट कितना है जो कि डिपॉजिट नहीं होगा। टोटल कितने पॉइंट्स है जो डिपॉजिट नहीं होंगे? तो टोटल 18 पॉइंट है जो डिपॉजिट के फॉर्म डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, जिसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहला, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी और एनी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से या फिर स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन और एनी फॉर्म ऑफ अदर सोर्स, ठीक है, जहां से पैसा रिसीव हुए हैं, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, दूसरी चीज, ठीक है, क्या हुआ? हुआ क्या कि कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट गवर्नमेंट के साइड से, लोकल अथॉरिटी के साइड से या स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के साइड से, जिसके अमाउंट के रीपेमेंट के लिए गारंटी किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। जिसके रीपेमेंट का अथॉरिटी किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम
फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक्स या मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पैसा फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव हो या फिर इंटरनेशनल एजेंसी से रिसीव हो या फिर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट किसी से भी रिसीव हो या फिर फॉरेन सिटीजन से ही क्यों ना रिसीव हो, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ जी भैया, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ओके, अब देखो दो चीज, सबसे पहला याद करो तो क्या क्या बोला मैंने। कोई भी पैसा रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, कोई भी पैसा रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, जिसके रीपेमेंट के लिए गारंटी किसने दिया है, जिसके रीपेमेंट के लिए गारंटी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने या स्टेट्यूटरी अथॉरिटी ने, उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई भी पैसा रिसीव हुआ है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या फिर फॉरेन सिटीजन से या फिर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से, उसको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, किसी भी बैंकिंग कंपनी से लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, यानी किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी लोन लिया आपने किससे, कोई भी लोन लिया है आपने किससे, पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको लोन नहीं कंसीडर, उसको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर बैंकिंग कंपनी से कोई लोन लिया गया है उसको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोन से कितना पॉइंट हुआ, लोन से हुआ 1 पॉइंट जो बैंकिंग कंपनी से रिसीव हुआ, या फिर दूसरा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिसीव हुआ या फिर एनी लोन रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, लोन रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी। देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, इसको भी डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते हैं। एनी अमाउंट रिसीव अगेंस्ट एन इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, या फिर कोई एनी अदर इंस्ट्रूमेंट को इशू करके अगर आपने कोई भी पैसा रिसीव किया है उसको लोन में, उसको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से डिपॉजिट की जगह लोन निकल जा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ओके। नाउ, तो कोई भी अमाउंट अगर रिसीव हुआ कमर्शियल पेपर इशू करके, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है ओके, अब देखो, अब देखो 6 पॉइंट अपन ने कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव एंड हेल्ड pursuant to an offer made in accordance with the provision of this act toward the subscription of security। सुनना, सिक्योरिटी सब्सक्राइब करके कोई भी पैसा रिसीव हुआ है उसको डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे, उसको डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है, क्या बोल रहा है, एनी अमाउंट रिसीव by issue of security provided that allotment is to be made within 60 days of receipt of money। सुनना, ये जो अलॉटमेंट हुआ है, ये जो पैसा रिसीव हुआ है किस चीज के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, उसको तो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर सिक्योरिटी का अलॉटमेंट नहीं हुआ, अगर 60 दिन के अंदर सिक्योरिटी का अलॉटमेंट नहीं हुआ और 15 दिन के अंदर अगर रिफंड नहीं हुआ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, सुन क्या बोल रहा है कि कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उसको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि उस सिक्योरिटी का अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जिस दिन से पैसा मिला है वहां से 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाना चाहिए 60 दिन एक्सपायर होने के बाद। यानी कि 60 दिन जहां से एक्सपायर हुआ, यानी कि 60 दिन के अंदर अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर 60 दिन जिस दिन खत्म हुआ वहां से 15 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, अमाउंट रिफंड हो जाना चाहिए। अदरवाइज उसको क्या मानेंगे,
अदरवाइज उसको क्या मानेंगे, डिपॉजिट मानेंगे, अदरवाइज उसको डिपॉजिट मानेंगे। तो डिपॉजिट किस केस में मानेंगे, कि सिक्योरिटी इशू करके मैंने अमाउंट रिसीव किया, यहां तक तो वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा है। लेकिन उस सिक्योरिटी को 60 दिन के अंदर क्या कर देना है, अलॉट कर देना है। अगर 60 दिन के अंदर अलॉट नहीं हुआ तो फिर 60 दिन जिस डेट को खत्म होगा वहां से 15 दिन के अंदर क्या करना है, रिफंड करना है। यानी कि जो पैसा इशू के थ्रू आया उसको रिफंड करना है, अदरवाइज इसको डिपॉजिट में कंसिडर करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, नाउ नाउ Now, any amount received from a person who at the time of receipt of amount was director of a company or relative of director of the private company। क्या बोल रहा है कि पैसा रिसीव हुआ उस इंसान को जो उस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर था या फिर डायरेक्टर का रिलेटिव था। पैसा रिसीव हुआ उस बंदे को जो कंपनी का डायरेक्टर था या फिर रिलेटिव था प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव था, उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर, अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर, अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट चार्ज और चार्ज रैंकिंग पारी पासु। तो सिंपल से टर्म में बोलूं, कोई भी पैसा बॉन्ड और डिबेंचर इशू करके रिसीव हुआ है तो वो डिपॉजिट में फॉल नहीं करेगा। ओके, ठीक है। हाँ जी भैया। और ये जो डिबेंचर होगा वो कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा, यानी कि ये डिबेंचर 10 साल के बाद कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये अपना था 9 पॉइंट। नाउ सुन, एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, सुनना, कंपनी के एम्प्लॉय से पैसे रिसीव कर रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय से मैंने कंपनी के एम्प्लॉय से कंपनी ने क्या किया, पैसे रिसीव किया, बट वो जो एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किया है उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल सैलरी से ज्यादा हुआ तो उसको डिपॉजिट मानेंगे, एनुअल सैलरी से ज्यादा हुआ तो उसको डिपॉजिट में इंक्लूड करेंगे, और एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं हुआ तो इनको उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ, एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट, तो मैं बोलू एनी अमाउंट रिसीव इंटरेस्ट, ये भी क्या होगा, एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट, ये भी क्या हुआ, कोई भी पैसा रिसीव हुआ ट्रस्ट को नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, वो क्या माना जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नाउ, एनी अमाउंट रिसीव इन द कोर्स ऑफ, एनी अमाउंट रिसीव इन द कोर्स ऑफ, एनी अमाउंट रिसीव in the course of ordinary course of business as a advance, ordinary course of business as a advance। गुड्स के केस में गुड्स जो है वो 365 डेज के ये देखो कोई भी एडवांस रिसीव हुआ है गुड्स के केस में, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, तो ये जो सप्लाई है वो 365 दिन के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस, यानी जिस डेट को एडवांस रिसीव किए वहां से 365 दिन के अंदर गुड्स का सप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, और 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 इन द केस ऑफ सर्विस, इन द केस ऑफ सर्विस, supply should be provided within service should be provided within, service should be provided within 5 years as per custom of industry or as per custom of industry whichever is less। तो गुड्स के केस में क्या हुआ, गुड्स के केस में हुआ कि 365 दिन के अंदर
गुड्स सप्लाई हो जाना चाहिए अगर आपने एडवांस लिया है गुड्स के केस में तो, बट अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करने का क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में आपने क्या लिया है, सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में आपने क्या लिया, एडवांस लिया है, तो इन दैट केस या तो 5 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए, सर्विस सप्लाई हो जाना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडेड हो जाना चाहिए, और एज पर द कस्टम ऑफ द इंडस्ट्री विच एवर इज लेस, यानी दोनों में से जो कम होगा वो क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है, अदरवाइज वो डिपॉजिट में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सर। ओके, फिर एनी अमाउंट बाउड बाय द प्रमोटर, अगर प्रमोटर पैसा क्या करता है, प्रमोटर के द्वारा पैसा लाया जाता है, लगाया लाया जाता है कहां पे, कंपनी में, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी अमाउंट निधि कंपनी एक्सेप्ट करती है, अगर निधि कंपनी कोई अमाउंट एक्सेप्ट करती है उसको भी क्या नहीं मानेंगे, उसको भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। amount received by way of subscription, amount received by way of subscription in respect of cheat fund, it is not to be included in the definition of deposit. फिर any amount received by a company under a collective investment scheme, देखो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत कोई भी अमाउंट रिसीव करती है कंपनी, उसको डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करेंगी। फिर एन अमाउंट ऑफ 20 लाख रुपी और मोर रिसीव्ड बाय ए स्टार्टअप, सुनना, अगर कोई स्टार्टअप ठीक है 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा रुपए क्या करता है, रिसीव करता है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट एंड ए सिंगल ट्रांच, ठीक है, एक बार में 20 या 20 लाख रुपए से ज्यादा क्या कर रही है, स्टार्टअप कंपनी रिसीव कर रही है, ठीक है, क्या इशू करके, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर इशू करके, ठीक है, तो ये किसके डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, डिपॉजिट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। लेकिन ये 10 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए, ये 10 साल के अंदर वो कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि रीपेमेंट हो जाना चाहिए। अगर 10 साल से ज्यादा हुआ तो उसको डिपॉजिट मानेंगे। क्लियर है, हाँ जी भाई क्लियर है। फिर कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है बाय ए कंपनी फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सब के थ्रू अगर कंपनी ने क्या किया है, पैसा रिसीव किया है, तो उसको भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका डिपॉजिट का डेफिनेशन खत्म होता है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं कि वो 17 वो 17 कौन कौन सा आइटम है जिसको डिपॉजिट में जिसको डिपॉजिट नहीं माना गया। सबसे पहला, एनी अमाउंट रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसके रीपेमेंट का गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी दे रहा है, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी पैसा रिसीव हुआ फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन सिटीजन से या फिर फॉरेन बैंक से या फिर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बैंकिंग कंपनी से लोन रिसीव हुआ है, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, पीएफआई से लोन रिसीव हुआ है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। किसी और कंपनी से पैसा रिसीव हुआ, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पैसा आया है क्या करके, कमर्शियल पेपर इशू करके, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी सब्सक्राइब करके जो पैसा रिसीव हुआ है, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे, अल्टिल एंड अनलेस, एक्सेप्शन क्या है कि जिस दिन पैसा रिसीव हुआ वहां से 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए सिक्योरिटी का। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 60 दिन जहां खत्म होता है वहां से 15 दिन के अंदर रीपेमेंट हो जाना चाहिए। अगर रीपेमेंट भी नहीं हुआ तो उसको डिपॉजिट में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। फिर किसी फिर अमाउंट रिसीव हुआ किसी पर्सन को जो कि कंपनी का डायरेक्टर था या फिर प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव था, इसको डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बॉन्ड और डिबेंचर इशू करके जो पैसा रेज हुआ है, उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे डिपॉजिट में। फिर नेक्स्ट वन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके जो पैसा रिसीव किए हैं उसको भी डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज, अगर कंपनी के एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किए हैं, ठीक है,
उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कब? जब आपने जो एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किया वो उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल सैलरी से ज्यादा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिपॉजिट में कंसिडर करेंगे। समझ आया? हाँ जी। फिर कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव होता है ट्रस्ट को या हेल्ड करता है ट्रस्ट, तो उसको डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी, कोई भी अमाउंट रिसीव होता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के केस में एडवांस रिसीव हुआ है तो 365 दिन के अंदर गुड्स का सप्लाई हो जाना चाहिए। अगर सर्विस के रिगार्डिंग, सर्विस के अगेंस्ट में पैसा रिसीव हुआ है तो 5 साल के अंदर सर्विस रेंडर हो जाना चाहिए, या फिर एज पर कस्टम सर्विस रेंडर हो जाना चाहिए। दोनों में से जो पहले होगा उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। नाउ कोई भी पैसा प्रमोटर लाता है कंपनी में तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। निजी कंपनी पैसा एक्सेप्ट करती है अपने निजी लोगों से, उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी अमाउंट रिसीव होता है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू जो पैसा रिसीव होता है उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी स्टार्टअप कंपनी 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा रुपए रिसीव करती है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, लेकिन वो कन्वर्टेबल नोट विद इन 10 ईयर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर 10 साल से ज्यादा हो गया कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको डिपॉजिट में इंक्लूड करेंगे। या फिर कोई भी पैसा कंपनी रिसीव करती है क्या करके, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इशू करके, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू, उसको डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक था आपका डिपॉजिट का डेफिनेशन। तो डिपॉजिट के डेफिनेशन में क्या आता है? डिपॉजिट के डेफिनेशन में आता है any loan or borrowings or any other amount, but it does not include such amount which is which is categorized by central government in consultation with RBI। क्लियर? तो आज का डिपॉजिट का डेफिनेशन यहीं तक था। तो फिर से मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो गाइस, एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड वन मोर थिंग, आप अपना ख्याल रखें, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का, यानी कि आपके जो भी करीबी है उनका ख्याल रखा करें। हाँ, पॉसिबल हो तो 2-4 दिन पे कॉल भी कर लिया करें, क्योंकि पता नहीं कल होना। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।